Hi friends, let's start with the revision of LODR under this Yakin series. And LODR and ICDR are the two most important chapter in SEBI. As we know, if you see the past exam paper trend, maximum marks in दोनों chapter से आते हैं. मतलब ऑन एन एवरेज ये दो चैप्टर मिला के आपके कम से कम 40 मार्क्स को सेव करेंगे ही करेंगे. कम से कम, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा. So let's start with the LODR. LODR, the best way to study LODR is to study from the module. मॉड्यूल में बहुत ही नाइसली ड्राफ्टेड दिया है LODR. अब देखो LODR में ये कब आया था? 2015 में आया था, सितंबर 2 को, एंड इफेक्टिव हुआ था 1 दिसंबर 2015. जिसके दो ऑब्जेक्टिव थे. एक जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इक्विटी लिस्टिंग, डिवेंचर लिस्टिंग, प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टिंग, इन सब लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए एक सिंपल कोडिफाइड लॉ लाया जाए एंड इसको अलाइन किया जाए विद अदर लॉस. क्लियर? अब यहाँ पे तो LODR की एप्लीकेबिलिटी कब आती है? तो अगर इशूअर ने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया है, सो दैट इशूअर नीड टू कंप्लाई विद LODR रिक्वायरमेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, इसका मतलब अगर आपका स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. अगर ये लिस्ट है मेन बोर्ड पे, SME बोर्ड पे या इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे. इसके अलावा अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू किया है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो म्यूचुअल फंड चैप्टर. सो म्यूचुअल फंड में इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप ऑफ स्कीम्स होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. अब क्लोज एंडेड की जो स्कीम है उसमें लिस्टिंग कराना कंपल्सरी है एक्सेप्ट फ्यू एक्सक्लूजन्स. क्लियर? देन उसके अलावा सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट. अब ये क्या है? बैंक्स के NPA की रिकवरी के लिए देयर वाज एन एक्ट बीइंग क्रिएटेड दैट इज टू बी कॉल्ड एज सरफासी एक्ट. तो सरफासी एक्ट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट इशू करता है फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी रिसिप्ट. इसके अलावा IDR, तो अगर आप IDR इशू कर रहे हो, IDR कौन इशू करता है? नाउ फॉरेन लिस्टेड कंपनी अगर इंडिया में फंड रेजिंग करने आता है तो जो इंस्ट्रूमेंट इशू करता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है. इसके अलावा कोई भी अदर सिक्योरिटी जिसको नोटिफाई किया है बाय सेबी, अगर ये आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा रहे हो तो वहाँ पे LODR विल बी एप्लीकेबल. अब यहाँ पे देता कॉन्सेप्ट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल. ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है दैट अगर कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रहा है तो बिफोर इशूइंग सिक्योरिटी कंपनी को पहले क्या करना पड़ता है? पहले स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ता है. जब स्टॉक एक्सचेंज आपको इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल दे देता है उसके बाद आप सिक्योरिटी इशू करते हो, एंड इशू करने के बाद कॉर्पोरेट एक्शन कंप्लीट करने के बाद आप उसका फाइनल लिस्टिंग अप्रूवल लेते हो. तो इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल अपने को कौन से स्टॉक एक्सचेंज से लेना पड़ता है? तो अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ and I am listed on such stock exchange which is having nationwide trading terminal. मतलब अगर मैं BSE NSE पे लिस्टेड हूँ तो मेरे को उन हर एक स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा. अभी मैं ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हूँ विच इज़ नॉट हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. मतलब मान लो मैं कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हूँ तो मेरे को कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा. और अगर मान लो मैं मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड हूँ जिसमें कुछ का वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल एंड वन इज़ नॉट हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब मैं BSE एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड हूँ, तो फिर वहाँ पे मेरे को जो स्टॉक एक्सचेंज के पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है सिर्फ उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा. क्लियर? मतलब BSE का. लेकिन अगर आप एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट फॉर मर्जर एमलगमेशन, तो वहाँ पे आपको इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल नहीं लेना होता स्टॉक एक्सचेंज से. वहाँ पे आपको क्या लेना होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. क्लियर? अब यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़, तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ में कौन कौन सी सिक्योरिटी कवर किया गया है? तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विच इज़ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो हैं विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़. इसके अलावा परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट. याद रखना
कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते। तो आप कौन से एक्ट पे इशू कर सकते हो? आरबीआई एक्ट के हिसाब से इशू कर सकते हैं। तो अगर परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है, परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, then Indian depository receipt, security receipt, securitized debt instrument, then there is something called zero coupon zero principal instrument। अब ये क्या है? देखो, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एनजीओज इशू करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनजीओज, तो अगर आपको एनजीओज जो हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओज जो हैं, अगर इनको भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, सो दे कैन गेट लिस्टेड। इनके स्टॉक एक्सचेंज को वी नो दैट इज कॉल्ड सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे ये लोग अपने को लिस्ट कराते हैं। एंड इसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। क्लियर? अब यहाँ पे रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं? ना, रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन दी है सेक्शन 276, दैट इज टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। प्लस उसके अलावा अगर कोई पर्सन प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा वो हर एक पर्सन जो कितना इक्विटी होल्ड कर रहा है 20% और मोर, दैट इज टू बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। एंड 1 अप्रैल 2023 से अगर कोई पर्सन 10% और मोर होल्ड करता है, देन दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। क्लियर? अब व्हाट इज बीइंग सेड, एंड ये जो होल्डिंग है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इट कैन बी बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होता है। मतलब होल्डिंग आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, देन यू विल ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। डन? अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी में क्या बोला है कि एलओडीआर में जो लिस्टेड कंपनी की ऑब्लिगेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरल ऑब्लिगेशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब वो ऑब्लिगेशन जो हर एक लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, इररेस्पेक्टिव आपने क्या इंस्ट्रूमेंट इशू किया है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। नॉन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन जो है ये डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन बेसिकली स्पेसिफाई कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका ऑब्लिगेशन बदल जाता है। मतलब अगर आपका इक्विटी लिस्ट है तो आपके ऑब्लिगेशन अलग हो सकते हैं, अगर आपका डिवेंचर लिस्टेड है तो आपके ऑब्लिगेशन अलग हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो so general obligation is applicable for all listed entities and specific obligation is depend upon the designated securities जो आपने एक्सचेंज पे लिस्ट कराया है। अब कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या है लिस्टेड एंटिटी के? पहला, हर एक लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड हु विल बी कॉल्ड एज कंप्लायंस ऑफिसर? अगर हम रेगुलेशन 6 देखते हैं ऑफ एलओडीआर, देन कंपनी सेक्रेटरी विल एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड? अब ये कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है? तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंश्योर करना। कंपनी सेक्रेटरी का काम है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सेबी के साथ, डिपॉजिटरीज के संग कोऑर्डिनेट करना, एक इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। तो एक डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी दी जाती है जिसमें इन्वेस्टर अपने ग्रीवेंसेस कर सकता है, तो उसको मॉनिटर करना कि सारे ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस ऑफ लॉ है, जो भी प्रोसीजर्स है, उन सबको प्रॉपर्ली फॉलो करना, ये इंश्योर करना। सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट, या तो उनको इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी कब आती है? अगर आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो हैं अगर वो 1 लाख से ऊपर हो गए तो कंपनी को इन हाउस शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। या तो एंड यहाँ पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 लाख क्रॉस कर जाता है तो या तो कंपनी को आरटीए अपॉइंट करना पड़ेगा। आरटीए मतलब रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब दोनों फंक्शन एक ही बंदा परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। मतलब आपको कैटेगरी 1 या तो आपको आरटीए अपॉइंट करना पड़ेगा या तो आपको खुद को कैटेगरी 2 एसटीए के फॉर्म में रजिस्टर होना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो डॉक्यूमेंट जो प्रिजर्व किए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, दूसरे वो डॉक्यूमेंट विच इज नीड टू प्रिजर्व फॉर द पीरियड ऑफ 8 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फाइलिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाए, टाइमली फाइलिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट कर रहे हो मर्जर एमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन का, तो आपको एनसीएलटी का
आपको एनसीईआरटी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड एनसीईआरटी का अप्रूवल लेने से पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल में हाउ वी हैव टू ऑब्टेन इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल, बाय गेटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्लियर? मतलब इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी पेमेंट है इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, वो शेयर होल्डर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो या सच मोड से हो जो आरबीआई ने परमिशन दिया है। नाउ इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइमली मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इन्वेस्टर के सारे ग्रीवेंस रिजॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं, प्लस आपको स्टॉक एक्सचेंज को जो भी ईयरली लिस्टिंग फीस है दैट हैव टू बी पेड। डन? याद क्लियर? अब देखो, अब रेगुलेशन 17 से लेके जो 27 है दैट टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो दैट कंपनी हैव टू कंप्लाई विद। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन है क्या? नाउ यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर के लिए क्या बोला गया कि हर एक लिस्टेड कंपनी में एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें कम से कम 50% एनईडी होने चाहिए, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब इसमें फर्दर क्या बोला है कि अगर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी जो है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको बाय 1 अप्रैल 2019 एंड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी जो है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको बाय 1 अप्रैल 2020 एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? तो अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर चेयरपर्सन जो है अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट वो या तो प्रमोटर है या तो रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, या तो प्रमोटर से रिलेटेड है या तो डायरेक्टर से रिलेटेड है या तो 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड है, देन अगेन हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा अगर कंपनी ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू किया है देन अगेन हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे व्हाट इज सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर? सो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर का मतलब होता है वो इक्विटी शेयर जिसमें बेटर वोटिंग राइट होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। तो किसको इशू किया जाता है? प्रमोटर्स एंड फाउंडर्स को इशू करते हैं। इसमें मिनिमम वोटिंग राइट कितना होता है? 2:1 एंड मैक्सिमम कितना होता है? 10:1। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय 1 अप्रैल 2020, इन कंपनीज में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 6 डायरेक्टर्स। अब एनईडी की एज कितना होगा? तो कोई भी कंपनी ऐसे पर्सन को एनईडी अपॉइंट नहीं करेगा जिसकी एज 75 और मोर हो, और अगर आपको 75 और मोर वाले को अगर एनईडी अपॉइंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हमने ऐसे पर्सन को क्यों अपॉइंट किया है। फर्दर क्या लिखा है? अगर कंपनी ने किसी भी पर्सन को बोर्ड पे अपॉइंट किया है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 months फ्रॉम अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? अब यहाँ पे मीटिंग कितनी होनी चाहिए? सो बोर्ड की मीटिंग साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए एंड 2 मीटिंग के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो कितना हो सकता है? 120 डेज। कोरम कितना है ना? कोरम के लिए क्या बोला है? देखो कोरम में आप लोग ये भी लिखवाया था कि कंपनीज एक्ट में हम लोग कोरम देखते हैं तो कोरम कितना है? 1/3 टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन जब हम लोग LODR के हिसाब से कोरम देखते हैं एंड दैट टू फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी जो है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी जो है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे कोरम कितना है? तो कोरम है 1/3 टोटल डायरेक्टर और 3 नॉट 2 और 3 विच एवर इज हायर, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे बोर्ड कमेटी दिया है ना। बोर्ड कमेटी में ना व्हेन यू टॉक अबाउट कमेटी अंडर LODR कौन कौन सी कमेटी है? 4 कमेटीज़ हैं। ऑडिट कमेटी,
नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब यहाँ पे ये जो ऑडिट कमेटी है, स्टेक होल्डर कमेटी है एंड नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी है, ये कमिटीज़ अपने कंपनीज एक्ट में भी है एंड दीज आर द कमिटीज़ ऑफ द डायरेक्टर्स ओनली। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें डायरेक्टर भी हो सकते हैं एंड सीनियर मैनेजमेंट भी हो सकता है। क्लियर? डन? So what we are moving towards is audit committee. Now audit committee is regulation 18. अब यहाँ पे audit committee में क्या बोला है कि audit committee में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए, जिसमें से 2/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर कंपनी ने लिस्टेड कंपनी ने SR इक्विटी शेयर इशू किया तो ऑडिट कमेटी में सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। जितने मेंबर्स होंगे ऑडिट कमेटी के लोग फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए एंड एटलीस्ट एक मेंबर जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट होना चाहिए। ना चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए एंड चेयरपर्सन को AGM में प्रेजेंट होना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग द शेयर होल्डर्स क्वेरी। ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितनी होगी साल में? 4 मीटिंग होगा, जिसमें से 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ऊपर नहीं हो सकता। अब कोरम कितना है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोरम, इट इज़ 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी और 2 whichever इज हायर, जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑडिट कमेटी का जो रोल दिया है वो कहाँ दिया हुआ है? स्केड्यूल 2 के पार्ट C में दिया हुआ है। डन? अब देखो, द नेक्स्ट कमेटी इज कॉल्ड नॉमिनेशन एंड एडमिशन कमेटी। अब नॉमिनेशन एंड एडमिशन कमेटी में क्या बोला है कि इस कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ना जितने भी डायरेक्टर होंगे, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जितने भी डायरेक्टर होंगे नॉमिनेशन एंड एडमिशन कमेटी के वो NED होने चाहिए। आप लोगों को बताया था कि LODR में यहाँ पे इसी रेगुलेशन के अंदर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन कौन सा प्रिवेल करेगा इज दिस वन, कि यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल द डायरेक्टर ऑफ दिस कमेटी शैल बी, वहाँ पे वर्ड शैल लिखा है, शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एटलीस्ट 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, जो इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। आगे क्या लिखा है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो इस कमेटी का मेंबर बन सकता है लेकिन इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। और आप लोगों को बताया था कि देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है कॉम्पोजिशन में कि जितने डायरेक्टर होने चाहिए वो NED होने चाहिए, नीचे प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इस कमेटी का मेंबर बन सकता है लेकिन चेयरपर्सन नहीं बन सकता। लेकिन तो फिर प्रिवेल, तो क्या कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर मान लो रिलायंस में मुकेश अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन है, तो क्या वो उसके नॉमिनेशन एंड एडमिशन कमेटी का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि देखो प्रोवाइजो बोल रहा है कि मे बिकेम द पार्ट, लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिशन में क्लियरली बोला है ना ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी NED, वहाँ पे वर्ड शैल लिखा है। आपको ये भी बताया था कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी में कम से कम 3 NED होने चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा है कि ऑल NED होने चाहिए, उसमें लिखा है कम से कम 3 NED होने चाहिए। तो अगर मान लो मैंने अपने ऑडिट कॉन्फ्रेंस से नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी में 4 लोग बनाए, जिसमें 3 NED है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो चल जाएगा एज पर कंपनीज एक्ट, नॉट एज पर LODR। समझ रहे हैं? LODR में क्या बोला है कि ऑल डायरेक्टर्स जो होने चाहिए वो NED होने चाहिए एंड एटलीस्ट 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड जो कंपनी का चेयरपर्सन है उस कमेटी का मेंबर बन सकता है लेकिन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। अब यहाँ पे चेयरपर्सन को AGM में प्रेजेंट होना चाहिए, देखो मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे वर्ड मे लिखा है, शैल नहीं लिखा है। तो चेयरपर्सन मे बी प्रेजेंट एट AGM टू आंसर शेयर होल्डर्स क्वेरी, लेकिन ये चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि शेयर होल्डर्स को आंसर देगा कौन। क्लियर? अब ये कमेटी साल में कितनी बार मीटिंग करेगी? एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एंड कोरम कितना होगा? तो कोरम इज 1/3 और 2 whichever इज हायर, जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखो ऑडिट कमेटी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फर्दर क्या लिखा है कि इस कमेटी का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो दिया हुआ है स्केड्यूल 2 के पार्ट D में। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है ना, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में क्या दिया है कि कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए ना, एंड कमेटी में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब अगर कंपनी ने SR इक्विटी शेयर इशू किया है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फर्दर क्या लिखा है कि कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो NED होना चाहिए
एंड जो चेयरपर्सन स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी है उसको एजीएम में प्रेजेंट होना कंपलसरी है फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग शेयर होल्डर्स क्वेरी। फर्दर क्या लिखा है, ना कमेटी साल में कितनी बार मीटिंग करेगा, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। कोरम में कुछ नहीं दिया है एलओडीआर में, तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि कोरम क्या रहेगा। एंड इस कमेटी का रोल भी कहाँ डिफाइन किया गया है, शेड्यूल 2 के पार्ट डी में। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में क्या बोला है कि यहाँ पे कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी मेंबर बोर्ड होना चाहिए ना। मेजॉरिटी मेंबर बोर्ड होना चाहिए मतलब मान लो मेरी कमेटी में 3 मेंबर है तो मेजॉरिटी कितना हुआ, 2, तो 2 बोर्ड होंगे और एक सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन हो सकता है। फर्दर क्या दिया है कि अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है तो एटलीस्ट ना 2/3 जो हैं वो क्या होने चाहिए, इस कमेटी के 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फर्दर क्या लिखा है कि जो चेयरपर्सन है वो बोर्ड मेंबर ही होगा एंड बाकी मेंबर सीनियर मैनेजमेंट पर्सन हो सकते हैं। फर्दर क्या लिखा है कि कमेटी साल में कितनी बार मीटिंग करेगी, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर मीटिंग करेंगे। एंड कोरम कितना है, तो कोरम इज 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, जिसमें एटलीस्ट 1 मेंबर क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 जो होना चाहिए वो डायरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो मीटिंग किस तरीके से करेंगे, देखो साल में कितनी मीटिंग करनी है, 2, तो मीटिंग इस तरीके से होगी कि दोनों मीटिंग के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होगा, 180 डेज। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इस कमेटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे एंड वो लोग अगर बोर्ड अगर चाहे तो इस कमेटी के जो फंक्शन है वो किसी और किसी और कमेटी को डेलीगेट कर सकता है या इस कमेटी को कुछ और फंक्शन भी असाइन कर सकता है। फर्दर क्या लिखा है कि जो भी फंक्शन है वो कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 2 के पार्ट डी में। डन। अब देखो, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हर कंपनी में होना जरूरी है, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में जरूरी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकेंडली हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। आप लोगों को सेकेंड पॉइंट लिखवाया था अगर आपको याद होगा तो दैट आपके नोट्स मॉडल में हाफ पार्टी दिया है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हर लिस्टेड कंपनी में नहीं चाहिए। किस में चाहिए, देखो ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी, स्टेक होल्डर हर लिस्टेड कंपनी में चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हर लिस्टेड कंपनी में नहीं चाहिए। किस में चाहिए, पहला टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। क्लियर। एंड जो ऑडिट कमेटी में जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा वही ऑडिट कमेटी के में भी कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा, सेक्रेटरी तो कमेटी हो जाएगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है अगर वो चाहे तो आउटसाइड प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ले सकता है। डन। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, इफ यू सी द क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपनी में लिस्टेड कंपनी है जिसमें सब कमेटीज़ हैं। अच्छा, ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर हैं जिसमें 4 इंडिपेंडेंट हैं। तो देखो 4 इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी का एंड नाउ एट द मीटिंग 2 डायरेक्टर प्रेजेंट थे जिसमें से एक इंडिपेंडेंट था और एक एनईडी था। क्या ये कोरम वैलिड है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, ऑडिट कमेटी में मेंबर कितने होने चाहिए, रेगुलेशन 18 क्या बोलते हैं ऑडिट कमेटी में, 3 होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो 5 का 2/3 निकालो, कितना आ रहा है, 3.33, मतलब 4 होने चाहिए। तो 4 है यहाँ पे, आंसर इज यस। तो कॉम्पोजिशन बराबर है। अच्छा, कोरम के लिए क्या बोला है, तो कोरम के लिए बोला है कि 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे इन दिस केस मीटिंग में 2 ही डायरेक्टर प्रेजेंट है जिसमें से एक इंडिपेंडेंट है और एक नॉन इंडिपेंडेंट है। तो क्या कोरम वैलिड हुआ? आंसर इज नो। डन। एक बार पूरे कमिटीज को रीड कर लीजिए ध्यान से। सो आई बिलीव आप लोगों ने रीड कर लिया है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड कमेटीशिप में क्या बोला है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने कंपनी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 8 लिस्टेड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19, एंड ये 8 के बाद अब क्या कर दिया गया है, 7 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। सिमिलरली एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कंपनी का बन सकता है,
कितने लिस्टेड कंपनी का? 7 लिस्टेड कंपनी का। फर्दर क्या दिया है कि अगर कोई पर्सन पहले से ही एक लिस्टेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो कितनी अदर लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? 3। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग जब लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है। मतलब अगर डिवेंचर लिस्टेड है, प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, उन लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 7 लिस्टेड कंपनी, 3, ये सब में हम लोग किन लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं? जिसका इक्विटी लिस्टेड है। फर्दर क्या दिया है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितने कमिटीज़ का मेंबर बन सकता है? 10 कमिटीज़ का। एंड मैक्सिमम कितने कमिटीज़ का चेयरपर्सन बन सकता है? 5 कमिटीज़ का। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब कमिटीज़ की बात करते हैं तो कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एंड तो इसका मतलब CSR कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी, इन सबको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग क्या दिया है कि यहाँ पे हम लोग जब कमेटी की बात करते हैं तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, उसमें लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों हो सकता है। हम लोग किसको कंसिडर नहीं करते हैं? तो प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन कंपनीज की कमेटी को कंसिडर नहीं करते। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था दैट जो चेयरपर्सन है, देखो इसमें ना कोई नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं देखना है। किसका चेयरपर्सन देखना है? सिर्फ ऑडिट कमेटी का एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का। उसमें भी सिर्फ पब्लिक कंपनी का देखना है, चाहे वो लिस्टेड या अनलिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं? नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज, हु इज इट टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो विद रिलेटेड पार्टी, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अब इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया कि लिस्टेड कंपनी या तो उसकी सब्सिडरी एक तरफ है एंड रिलेटेड पार्टी उस लिस्टेड कंपनी का जो रिलेटेड पार्टी है या उसकी सब्सिडी का जो रिलेटेड पार्टी है वो एक तरफ है। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को बोला जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सेकेंड थिंग क्या दिया है कि अगर लिस्टेड कंपनी एक तरफ है या सब्सिडरी कंपनी, लिस्टेड की सब्सिडरी कंपनी एक तरफ है एंड सेकेंड तरफ कोई भी पर्सन है, ना वो पर्सन किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है? रिलेटेड पार्टी के लिए। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अगर रिलेटेड पार्टी जो है अगर वो ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली एंटर कर रहा है तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, और अगर वो लोग बेनिफिशियरी हैं देन दैट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कंसिडर नहीं करते हैं? पहला क्या दिया है कि अगर आपने सिक्योरिटी इशू किया है प्रेफरेंशियल बेसिस पे तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब अगर मान लो कंपनी ने कंपनी के जो KMP हैं दे आर ऑल्सो द शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने अपने KMP को ही शेयर्स इशू किया है प्रेफरेंशियल बेसिस पे, अपने KM प्रमोटर को ही शेयर इशू किया प्रेफरेंशियल बेसिस पे, तो दैट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बोनस शेयर्स दिया है, राइट शेयर्स दिया है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ हो रहा है, कंसोलिडेशन, सब डिविजन अगर कंपनी ऐसा कर रहा है जिसमें ये बेनिफिट सब लोगों को दिया गया, सारे मेंबर्स को, जिसमें वन ऑफ द मेंबर इज प्रमोटर ऑल्सो, देन इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अगर बैंक ने, NBFC ने अगर फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है एंड जो फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है नाउ वो सेम टर्म्स पे इशू एक्सेप्ट किया गया जिस टर्म्स पे अदर पब्लिक से इशू किया है, एक्सेप्ट किया गया है, और इसका डिस्क्लोजर भी दे दिया गया स्टॉक एक्सचेंज को 6 महीने के अंदर, देन इट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब कंपनीज एक्ट रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं? तो एक कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कौन है? तो उसके डायरेक्टर या तो डायरेक्टर के रिलेटिव, सेकेंडली उनके KMP के रिलेटिव, ऐसा फर्म जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या तो कंपनी का मैनेजर या उनके रिलेटिव्स पार्टनर हैं। फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के मैनेजर उस प्राइवेट कंपनी के या तो डायरेक्टर हैं या तो मेंबर हैं। फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर जो है उसके पास उस पब्लिक कंपनी की कितनी होल्डिंग है? नाउ मोर देन 2%, तो उस पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं प्लस उनके पास मोर देन 2% ऑफ द होल्डिंग है, देन दे विल बी दैट पब्लिक कंपनी विल आल्सो बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज एक्कस्टम टू एक्ट, किसके कहने के हिसाब से चल रहे हैं?
नाउ एज पर द डायरेक्शन एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स और मैनेजर ऑफ द कंपनी, या तो ऐसा पर्सन जिसके एडवाइस के हिसाब से कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर आर फंक्शनिंग, देन दैट इज वुड बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा ऐसा बॉडी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी है, सिस्टर कंसर्न है, या तो इन्वेस्टिंग कंपनी या वेंचर कंपनी है, देन दैट इज टू बी कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनके रिलेटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दे ऑल आर टू बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी। क्लियर। अब एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कब बनेगा, तो इसमें जो लिमिट दिया है वो क्या है, तो अगर वो ट्रांजेक्शन कितने वैल्यू का है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर और 1000 करोड़ विच एवर इज लोअर। अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और अगर ब्रांड यूसेज का अगर ट्रांजेक्शन है, तो अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 5% ऑफ कंसोलिडेट एनुअल टर्नओवर के ऊपर है, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कंसोलिडेट टर्नओवर कितना दिया है, ना 290 करोड़ दिया है, तो अब अपना लिमिट कैसे निकलेगा, तो लिमिट है 1000 करोड़ और 10% ऑफ कंसोलिडेट टर्नओवर विच एवर इज लोअर, तो 29 करोड़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी है, 26 करोड़, तो ये ट्रांजेक्शन दो इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बट इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एज मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होगा। अब व्हाट इज फर्दर बीइंग सेड दैट अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, तो अगर कोई भी मटेरियल रिलेटेड कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है या उसमें कोई भी अगर मॉडिफिकेशन होता है तो आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ अब ऑडिट कमेटी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, मतलब ऑडिट कमेटी में ओनली दोज मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ना, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। फर्दर क्या लिखा है, ओमनी बस अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो वो ओमनी बस अप्रूवल दे सकता है। व्हाट इज ओमनी बस अप्रूवल, ओमनी बस अप्रूवल मतलब होता है कि आप एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे रहे हो। देखो रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो आपको पहले ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफ़ी फ्रीक्वेंट तरीके से कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो वहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट एवरी टाइम ऑडिट कमेटी का प्रायर अप्रूवल लेना पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिट कमेटी आपको एक लिमिट सेट करके दे देगी, भाई आपका पर ट्रांजेक्शन अगर आप इस पार्टी के संग ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इतना वैल्यू का ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड पर ट्रांजेक्शन अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट दे विल सेट कि अगर आप इतने रुपीज़ तक ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लेना है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग रेगुलर बेसिस पे उसको रिव्यू करेंगे, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज ओमनी बस अप्रूवल। तो यहाँ पे ऑडिट कमेटी जो है वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेगा फॉर ओमनीबस अप्रूवल। सेकेंडली क्या लिखा है दैट ऑडिट कमेटी ये इंश्योर करेगा कि जो ओमनीबस की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के इंटरेस्ट में है। फर्दर ओमनीबस अप्रूवल में आपको बताना पड़ेगा कि किसके संग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस नेचर का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने पीरियड का ट्रांजेक्शन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बेस प्राइस क्या होगा, किस तरीके से प्राइसिंग को कैलकुलेट किया जाएगा एंड अदर कंडीशंस। तो ये सब कुछ आपको ओमनीबस अप्रूवल में ऑडिट कमेटी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को पहले से फोर्सी नहीं कर सकते तो ऑडिट कमेटी ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का कितने लिमिट तक का अप्रूवल दे देता है, 1 करोड़ पर ट्रांजेक्शन। क्लियर। फर्दर क्या दिया है कि ऑडिट कमेटी क्या करेगा, क्वार्टरली बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ओमनीबस अप्रूवल रूट में ना, उन सब को रिव्यू करेगा एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट ये जो ओमनीबस है ये कितने पीरियड तक के लिए वैलिड रहेगा, 1 ईयर के लिए एंड उसके लिए फ्रेश अप्रूवल 1 साल के आपको फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ बीइंग सेड कि जितने भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसमें एक तो आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है, उसके अलावा आपको प्रायर शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऐसा कोई भी रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगा जो उस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड होगा। फर्दर क्या लिखा है कि ये जो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट है ये तब एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आप आईबीसी में होते हो। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब व्हाट इज बीइंग सेड कि जो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, ये कब नहीं लेना है, अगर 2 गवर्नमेंट कंपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो अप्रूवल नहीं चाहिए। सेकेंडली अगर होल्डिंग कंपनी
एंड होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसमें होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के अकाउंट्स को भी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स मेंबर्स ने प्रेजेंट किया है, तो ये अप्रूवल नहीं चाहिए। और अगर दो होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ सेम होल्डिंग कंपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो अप्रूवल नहीं चाहिए। किसका अप्रूवल नहीं चाहिए? ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए एंड शेयर होल्डर का भी अप्रूवल नहीं चाहिए। क्लियर? देन देयर समथिंग कॉल्ड मटेरियल सब्सिडरी। अब मटेरियल सब्सिडरी किसको बोलते हैं? तो मटेरियल सब्सिडरी मतलब अगर मान लो मैं कंपनी हूँ, कोई मेरा आई हैव मल्टीपल सब्सिडरी तो उन सब्सिडरी में मेरा मटेरियल सब्सिडरी कौन होगा? कौन सब्सिडरी होगी? जिसका इनकम या तो नेट वर्थ, कंसोलिडेटेड इनकम या नेट वर्थ के 20% से ज़्यादा होगा, देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज मटेरियल सब्सिडरी। अब यहाँ पे कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल सब्सिडरी है उसके बोर्ड पे लिस्टेड कंपनी को अपना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिट कमेटी जो है लिस्टेड कंपनी का, वो उनकी जो भी अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसको रिव्यू करेगा। नाउ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनलिस्टेड कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है उसके जो मिनट्स होंगे वो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किया है तो उन ट्रांजेक्शन्स को भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड के सामने रखा जाएगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन? तो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं जो उस कंपनी के टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी के 10% निकालेंगे। अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा है देन दैट ट्रांजेक्शन टू बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए क्या बोला गया है? तो इट सेज दैट नाउ एवरी लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? तो एवरी लिस्टेड कंपनी को एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी को एक सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा इन फॉर्म MR3। अच्छा, कितने दिन के अंदर कराना? ये ईयरली बेसिस पे होगा। एंड यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी लिस्टेड कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन के अंदर? विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि जो 17 से लेके 27 का जो रेगुलेशन है ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेगुलेशन है। पहला, ऐसा लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर नहीं है एंड जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ से ऊपर नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी एक्सीड कर गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया देन इट रिमेन्स टू बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 3 years। क्लियर? अब इसके अलावा अगर लिस्टेड एंटिटी SME प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है तो रेगुलेशन 17 से लेकर 27 देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर क्या दिया है दैट ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो रेगुलेशन 17 है, नाउ व्हाट इज रेगुलेशन 17? दैट इज कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रेगुलेशन 18, 19, 20, 21 दैट टॉक्स अबाउट द कमिटीज। ये रेगुलेशन कब देखने की जरूरत नहीं है? अगर कंपनी CIRP प्रोसेस में है। व्हाट इज CIRP? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्लियर? अब यहाँ पे प्रायर इंटीमेशन क्या बोल रहा है? नाउ व्हाट इज बीइंग सेड कि अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रहा है तो आपको प्रायर बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा कितने दिन पहले? 5 clear days in advance। अगर कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर रहा है तो 5 clear days in advance आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। सेकेंडली, एटलीस्ट 2 working days in advance आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा अगर कंपनी बायबैक कर रहा है, वॉलंटरी डिलिस्टिंग कर रहा है, फंड रेजिंग कर रहा है, कन्वर्टेबल अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, बोनस शेयर्स दे रहा है, तो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? इन 2 working days in advance स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड 11 working days in advance कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? अगर कंपनी सिक्योरिटीज़ के राइट्स जो है सिक्योरिटी होल्डर के, अगर उसको चेंज कर रहा है। मान लो प्रेफरेंस शेयर्स में आपने डिविडेंड राइट परसेंटेज चेंज कर दिया, टेन्योर चेंज कर दिया, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन पहले? 11 working days in advance। फर्दर क्या दिया है कि अगर कंपनी ने कोई भी UPSI होता है कंपनी में। नाउ व्हाट इज UPSI? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन।
तो अगर कुछ भी यूपीएसआई हो रहा है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी डिटरमाइन करना पड़ेगा। नाउ फॉर पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। नाउ व्हाट इज मटेरियलिटी की एक ट्रांजेक्शन लिस्टेड कंपनी के लिए मटेरियल कब माना जाएगा, तो आपको उसका पॉलिसी बनाना पड़ेगा। एंड दैट पॉलिसी विल ऑल्सो स्पेसिफाई दैट पॉलिसी में किसी वन और मोर केएमपी को ऑथराइज किया जाएगा मटेरियलिटी को डिफाइन करने के लिए, एंड स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई है, ना दैट इज बेसिकली फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन, कैश बोनस, फाइनेंशियल रिजल्ट, वॉलंटरी डिलिस्टिंग, रेजिंग ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, मेकिंग कॉल्स, अगर आप इन सब के लिए री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, अगर आप इन सब के लिए कर रहे हो फंड रेजिंग, बाय बैक, कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड, तो आपको बोर्ड मीटिंग ख़त्म होने के बाद 30 मिनट्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है, अब अगर मान लो कंपनी की बोर्ड मीटिंग मल्टीपल डेज पे चल रही है तो 30 मिनट्स कहाँ से काउंट करेंगे, तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ उस दिन जो भी मैटर है वो उस दिन की बोर्ड मीटिंग खत्म होगा 30 मिनट्स के अंदर इन्फॉर्म कर देंगे। मतलब आज मान लो मेरी बोर्ड मीटिंग आज कल परसों 3 दिन मैंने रखा है, तो आज जब मीटिंग खत्म होगा उसके 30 मिनट्स के अंदर, कल जब मीटिंग खत्म होगा उसके 30 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब कंपनी मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट भेजेगा ना, कितने दिन पहले भेजेगा, 21 क्लियर डेज बिफोर एजीएम। कैसे भेजेगा, सॉफ्ट कॉपी भेजेगा उन शेयर होल्डर को जिनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, हार्ड कॉपी ऑफ साइलेंट फीचर्स भेजेगा जिनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर किसी शेयर होल्डर ने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया तो फुल कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट एजीएम कितने दिन के अंदर करना है, तो अगर हम लोग टॉप 100 लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उन कंपनीज को एजीएम करना पड़ेगा विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे टॉप 100 लिस्टेड कंपनी जो है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको जब एजीएम करेंगे तो वहाँ पे 1 वे लाइव वेबकास्ट रखना पड़ेगा। व्हाट इज 1 वे लाइव वेबकास्ट, बताया था कि आप जो क्रिकेट मैच देखते हो वो 1 वे लाइव वेबकास्ट है, मतलब वो लोग जो बोलते हो आपको सुनाई देता है, लेकिन आप जो बोलते हो वहाँ पे सुनाई नहीं देगा। एंड सेकेंडली व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट कंपनी अगर ई वोटिंग करा रहा है, एंड लिस्टेड कंपनी में रिजोल्यूशन हमेशा ई वोटिंग के थ्रू पास होंगे, तो आपको रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी भी देना पड़ेगा। एंड जो भी रिमोट ई वोटिंग का जो आउटकम है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 2 days, 2 वर्किंग डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। अब देखो, अब यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, तो देयर समथिंग कॉल्ड पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक जिसको प्रिजर्व करते हैं लाइफ टाइम के लिए, दूसरा जिसको प्रिजर्व करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 8 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अलावा पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी। अब मटेरियल सब्सिडरी क्या है, रूल क्या बोलता है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी का जो नेटवर्थ है या इनकम जो है वो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ और इनकम के 20% से ज़्यादा है, अगर सब्सिडरी कंपनी का इनकम या नेटवर्थ, तो उसको क्या माना जाएगा, मटेरियल सब्सिडरी। तो और भी अगर कोई क्राइटेरिया है तो लिस्टेड कंपनी को उसको अपनी पॉलिसी में डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई करेंगे, जिसमें ये कंफर्मेशन दिया जाएगा ईयरली बेसिस पे कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड सीनियर मैनेजमेंट है वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं। फर्दर क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और मिटिगेट कर सकें। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड विजिल मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज विजिल मैकेनिज्म, तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगा, विजिल मैकेनिज्म बनाएगा। अच्छा, विजिल मैकेनिज्म क्यों बनाया जाता है, जिससे कि आप शेयर होल्डर्स की क्वेरी को, विजिल मैकेनिज्म एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका विक्टिमाइजेशन ना हो इस चीज़ के लिए आप विजिल मैकेनिज्म क्रिएट करते हो। सेकंड क्या लिखा है कि विजिल मैकेनिज्म में आपको किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को एक एडिक्वेट सेफगार्ड दिया जाएगा ये भी बताया जाएगा, और आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी को इन एक्सेप्शनल केसेस। फर्दर क्या लिखा है कि कंपनी को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा फॉर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एंड इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से डील करना है, सो दैट पॉलिसी हैव टू बी क्रिएटेड।
नाउ व्हाट इज बीइंग सेड, एंड ये जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करेगा बोर्ड एवरी 3 ईयर्स में। फर्दर क्या लिखा है दैट अगर कोई भी कंपनी के लिए कोई भी इवेंट मटेरियल इन नेचर है, मतलब यूपीएसआई है, तो कौन से इवेंट को मटेरियल इवेंट माना जाएगा, दैट हैव टू बी स्पेसिफाइड। एंड यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वेबसाइट पे, प्लस व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट नाउ, एंड आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। फर्दर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होता है दैट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको क्या करना पड़ेगा, they have to make a dividend distribution policy whereby they will display the same on its website also, plus and इसका वेब लिंक जो है वो एनुअल रिपोर्ट में दिया जाएगा। व्हाट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि जब वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। बोर्ड ये डिस्क्लोज करेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं वाइल taking decision with respect to declaration of dividend। and then board diversity policy, now board diversity policy ये बोलता है कि जो नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी एक बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी बनाएगा सो दैट कि लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में सिर्फ एक ही स्किल के डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पे मल्टीपल स्किल के डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब एक फाइनेंस का हो गया, एक लीगल का हो गया, एक मार्केटिंग का, सो दैट कि लिस्टेड कंपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग कर सके। क्लियर। अब कंप्लायंसेस जो हैं, इन कंप्लायंसेस को वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस एंड इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, इस तरीके से कंप्लायंसेस को डिवाइड किया गया है। तो वन टाइम कंप्लायंस में क्या लिखा है कि जब कंपनी कंप्लायंस सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेगा तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा नॉन लिस्टेड कंपनी को एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट या तो इन हाउस शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस अगर कंपनी में 1 लाख से ऊपर शेयर होल्डर हैं तो कंपनी को या तो सेबी के संग रजिस्टर करना पड़ेगा एज कैटेगरी 2 STA, या तो उनको RTA अपॉइंट करना पड़ेगा, प्लस लिस्टेड कंपनी को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब क्वार्टरली कंप्लायंस में क्या बोला है कि अच्छा इसमें से इंस्टीट्यूट विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई अभी तक तो जो अगर पेपर पैटर्न देखते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो हर एक का कम से कम 5-5, 6-6 तो अपने को पता होना चाहिए। एंड इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग ने ब्लैक से मार्क भी किया हुआ है। तो कंप्लायंस वन टाइम कंप्लायंस तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। रेगुलेशन में सब रेगुलेशन याद नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन 6(1) जो है तो रेगुलेशन 6 भी पढ़ा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ट्राई टू रिमेंबर द रेगुलेशन नंबर इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर सब रेगुलेशन नंबर, बट रेगुलेशन नंबर तो पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वार्टरली कंप्लायंस में लिस्टेड कंपनी को एक स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट सबमिट करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ना, जिसमें आप ये बताओगे कि भाई ड्यूरिंग द क्वार्टर कितने इन्वेस्टर कंप्लेंट मिले, कितने रिजॉल्व हुए, कितने पेंडिंग हैं, ऑल दोज थिंग। देन आपको क्वार्टरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें लिस्टेड कंपनी विल स्पेसिफाई दैट दे हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना पड़ेगा कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, नॉन प्रमोटर होल्डिंग कितना है, टॉप 100 शेयर होल्डर्स कौन से, ऑल दोस डिटेल हैव टू बी प्रोवाइडेड। कितने दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन, मतलब अगर कंपनी ने पब्लिक इशू राइट इशू किया है, प्रेफरेंशियल इशू किया और फंड रेजिंग किया है, तो जिस पर्पज़ के लिए फंड रेज किया है उसी पर्पज़ के लिए फंड यूज़ होना चाहिए। और अगर कुछ भी डिविएशन या वेरिएशन है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे। एंड मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट जो है, तो इफ़ यू रिमेंबर ICDR उसमें उन्होंने पढ़ा था कि अगर लिस्टेड कंपनी जो है अगर उसने पब्लिक इशू किया है कितने साइज़ का, 100 करोड़ और मोर देन 100 करोड़ पब्लिक इशू किया है अदर देन ऑफर फॉर सेल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा एंड दैट मॉनिटरिंग एजेंसी विल गिव देयर रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कब तक, 100% फंड यूटिलाइज होने तक। एंड ये लोग क्वार्टरली बेसिस पे अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो वो जो क्वार्टरली रिपोर्ट जो CRA इशू करेगा, एंड हु विल डू द मॉनिटरिंग इज़ बाय CRA,
पहले कौन करता था, बैंक और पीएफआई, लेकिन अब कौन करता है, सीआरए। तो यहाँ पे ये आपको सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है, नाउ लिस्टेड कंपनी को स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज सबमिट करना पड़ेगा फॉर क्वार्टर 1, 2 एंड 3 45 डेज़ के अंदर, एंड फॉर क्वार्टर 4 60 डेज़ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। एंड इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर में फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग। डन। अब यहाँ पे हाफ ईयरली कंप्लायंस में क्या बोला है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि जब आप फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करोगे उसी समय करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिजल्ट कब पब्लिश करते हैं हम लोग, 48 आवर्स के अंदर, तो 48 आवर्स के अंदर ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर 30 सितंबर है, मेरा क्वार्टर एंड हो रहा है, तो 45 दिन के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव होना चाहिए, मतलब 14 नवंबर तक। उसके बाद उसके 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा, प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 से। इससे पहले ये जो डिस्क्लोजर था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का, वो जब पब्लिश करते हैं उसके 15 दिन के अंदर देना था, लेकिन अब ये कब कर दिया है कि जिस दिन आप फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करोगे उसी दिन आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फर्दर क्या दिया हुआ है, दैट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ना, यहाँ पे ये भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। डन। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ईयरली कंप्लायंसेस। तो ईयरली कंप्लायंस में देखो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईयरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस। वो लोग कभी ऐसा नहीं पूछेंगे दैट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेगुलेशन 34, रेगुलेशन 14। 5 पॉइंट का 5 मार्क का आपने 5 से 6 पॉइंट लिख दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बेसिक रूल याद रखना, जितने मार्क का क्वेश्चन होगा ना उससे 1 पॉइंट हमेशा ज़्यादा लिखना, 1 से 2 पॉइंट हमेशा ज़्यादा लिखना। मतलब अगर मान लो 5 मार्क का पेपर क्वेश्चन आया है ना, तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट कवर करना, मिनिमम 6 तो कवर करना ही करना, समझा। सो ईयरली कंप्लायंस में एनुअल लिस्टिंग फीस, स्टॉक एक्सचेंज को अपने को एनुअल लिस्टिंग फीस पे करना पड़ता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है कितने दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, ये एनुअल रिपोर्ट कब सबमिट करते हैं, जब आप शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट भेजोगे उसी समय आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी एनुअल रिपोर्ट देना है। एंड अगर एनुअल रिपोर्ट में कुछ चेंजेस होता है, एजीएम में मेंबर्स ने बोला कि एनुअल रिपोर्ट में कुछ चेंज करना है, तो आपको जो चेंज एनुअल रिपोर्ट है वो एक्सचेंज को देना पड़ेगा 48 आवर्स फ्रॉम द डेट फ्रॉम एजीएम। इसके अलावा नाउ एनुअल रिपोर्ट सिक्योरिटीज होल्डर को कब दिया जाएगा, 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। एंड यहाँ पे अगर कंपनी ने फिजिकल सर्टिफिकेट है एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट आपको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जो भी ट्रांसफ़र था, कंसोलिडेशन, जो भी रिन्यूअल है, ये सब चीज़ें विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के हिसाब से कर दिया गया। बट याद रखना इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, अब अगर सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में है लिस्टेड कंपनी के, तो वो शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है, वो नॉन ट्रेडेबल बन जाएंगे। मतलब अगर मेरे को ट्रांसफ़र करना है, मेरे पास फिजिकल सर्टिफिकेट पड़े हैं, तो पहले मेरे को उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं उसको मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। अब इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर में क्या बोला है दैट जब कंपनी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपॉइंट करेगा तो कंपनी को अग्रीमेंट आरटीए से जब एग्रीमेंट करेंगे उसके 7 दिन के अंदर एक्सचेंज को बताना है। इसके अलावा कंपनी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना पड़ता है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कब सबमिट करेंगे, तो एक तो क्वार्टरली बेसिस सबमिट किया जाएगा, दूसरा जब भी कंपनी नए सिक्योरिटी इशू करेगा उसकी लिस्टिंग करने जाएगा तो उसके 1 दिन पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करेगा। एंड अगर कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन किया है एंड जिससे कैपिटल में जो चेंज हुआ है इट इज़ मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना पड़ेगा। फर्दर क्या लिखा है कि अगर कोई भी मटेरियल इवेंट हो रहा है, मतलब कोई भी यूपीएसआई इवेंट हो रहा है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर। देन अगर कंपनी ने कोई भी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट किया है तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेने से पहले आपको जो ड्राफ्ट स्कीम है वो एक्सचेंज के पास फाइल करना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग देयर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फर्दर क्या लिखा है कि अगर मान लो मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है
See, assuming I have a securities in physical form, I don't want to transfer those securities, but I want to keep the share certificate with myself. So in that case, what is required that मेरे को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा that मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, जैसे कंपनी मेरे को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दे, तो जब कंपनी को ऐसा रिक्वेस्ट मिलेगा तो कंपनी को 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. फर्दर क्या लिखा है? नो इट टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड डेट एंड बुक क्लोजर. नो अगर कंपनी कोई भी ऐसा इवेंट कर रहा है जहाँ पे कंपनी को उनके शेयर होल्डर का डिटेल पता होना चाहिए जिनको ये कॉर्पोरेट बेनिफिट दिया जाएगा, देन दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट. और उस रिकॉर्ड डेट के लिए आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करते हो, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज बुक क्लोजर. क्लियर? तो आपको कितने दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? अगर राइट इशू की बात हो रही है तो 3 वर्किंग डेज इन एडवांस रिकॉर्ड, और जिसमें हम लोग 3 वर्किंग डेज की जब बात करें तो जिस दिन आपने इंटीमेशन दिया है और जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे. और अगर राइट इशू के अलावा कोई और बात हो रही है तो 7 वर्किंग डेज इन एडवांस. डन. इसके अलावा हर एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट मेंटेन करना पड़ेगा. एंड अगर वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसको अपडेट किया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, और कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज मेड. फर्दर क्या बोला गया है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको अपना फाइनेंशियल्स एक्सचेंज के पास सबमिट करना पड़ेगा इन XBRL. व्हाट इज XBRL? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. तो आपको अब XBRL के थ्रू आपको अपना फाइनेंशियल सबमिट करना पड़ेगा. फर्दर क्या लिखा है? दैट टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को, ये मैंने पीछे ही पढ़ा है, तो यहाँ पे टॉप 500 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, उनको क्या करना पड़ेगा? एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. इसके अलावा टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी with effect from 1st April 2019 and top 2000 listed company with effect from 1st April 2020, क्या करना पड़ेगा? उनको वहाँ पे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 6 डायरेक्टर्स. अब यहाँ पे क्या दिया है कि जनवरी 1, 2022 से लिस्टेड कंपनी को व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू टेक डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी. किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्लियर? अब यहाँ पे what is required that now what is required that top 1000 listed company, देखो अब देखो अब यहाँ पे top 1000 listed company with effect from 1st April 19 and top 2000 listed company with effect from 1st April 2020, वहाँ पे कोरम कितना होना चाहिए बोर्ड का? Now what is being said that 1/3 or 3 whichever is higher, जिसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. डन. अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी उनके लिए एप्लीकेबल है, प्लस हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, उन कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी चाहिए. इसके अलावा टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन दे नीड टू हैव अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जो वेबसाइट पर डिस्क्लोज भी किया जाएगा और जिसका वेब लिंक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब देखो, अब यहाँ पे अगर कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है तो वहाँ पे क्या क्या इंटीमेशन है? काफ़ी चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी. इसमें देखो, अगर कंपनी अगर कुछ भी ऑल्टरेशन कर रहा है, कंपनी अगर कुछ भी फाइनेंशियल इधर डिस्क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 2 वर्किंग डेज इन एडवांस. डन. अब इसके अलावा कंपनी जब भी एजीएम करेगा, कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा अगर एजीएम कर रहा है या ईजीएम कर रहा है, किस काम के लिए? फंड रेजिंग के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर जो है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो उनके राइट को अफेक्ट कर सकता है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. कभी इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो जब आप नोटिस डिस्पैच करोगे साथ में आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. फर्दर क्या लिखा है? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट कितने दिन के अंदर होता है? सेम प्रोविजन है. क्वार्टर 1, 2, 3 45 डेज के अंदर, क्वार्टर 4 60 डेज के अंदर. नाउ अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको डिवेंचर ट्रस्टी को दिया जाएगा. अच्छा, कब डिवेंचर ट्रस्टी को देंगे? तो जिस दिन आप फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करोगे उसी समय आप डिवेंचर ट्रस्टी को भी ये फाइनेंशियल सबमिट कर दोगे. फर्दर क्या दिया है? दैट आपको जो भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर है उनका सिक्योरिटी कवर जो है
नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी कवर? सिक्योरिटी कवर मतलब अंडरलाइंग एसेट, तो वो अपने को स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना, डिटेल देना पड़ेगा। कभी देना पड़ेगा? हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस पे सबमिट करना पड़ेगा। देन क्रेडिट रेटिंग जो भी कराया है, अब याद रखना क्रेडिट रेटिंग जो भी कराया जाता है, क्रेडिट रेटिंग इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। तो आपको अगर रेटिंग में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रिव्यू रेटिंग कराना पड़ेगा और उसको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा। एंड देन व्हाट इज़ बीइंग सेड दैट अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर है तो उन्होंने अगर जो भी पेमेंट किया है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो पेमेंट टाइम पे हुआ है, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, जब पेमेंट होगा उसके 1 वर्किंग डे के अंदर। डन। अब देखिए, अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज बीइंग सेड कि अगर नाउ एज वी डिस्कस दैट क्रेडिट रेटिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अगर रिव्यू, अगर रेटिंग में कुछ भी चेंजेस होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को रिव्यू ऑफ रेटिंग जो भी चेंज होगा वो हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेबी को एंड स्टॉक एक्सचेंज को, जहाँ पे कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्टेड है। फर्दर क्या लिखा है कि नाउ लायबिलिटी जो है, नाउ अगर आपने LODR कंप्लायंस नहीं किया तो आपको फाइन लग सकता है, ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है, प्रमोटर के शेयर्स फ्रीज हो सकते हैं, एंड इसके अलावा सेबी जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहे ले सकता है। अब यहाँ पे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो है, तो अगर कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट है तो इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। एंड कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या होता है, ये इंश्योर करना दैट जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वो प्रॉपरली हुए हैं, जो डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी है स्टूडेंट, जो डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी है इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए वो प्रॉपरली मॉनिटर हो रहा है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का काम है इंटरमीडियरीज के संग कोऑर्डिनेशन करना, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, RTAs। नाउ इसके अलावा व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट लिस्टेड कंपनी को एक हाफ ईयरली सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा ना, जिसमें व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट दे विल से दैट जो भी ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली किया गया है। अच्छा, ट्रांसफ़र में लिस्टेड कंपनी को एक इन हाउस शेयर ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट या STA अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर 1 लाख से ऊपर शेयर होल्डर हो गए हैं तो या तो सेबी के संग कैटेगरी 2 STA बनना पड़ेगा या तो RTA अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे व्हाट वी टॉक अबाउट सीनियर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सीनियर मैनेजमेंट मतलब पर्सन हु इज़ 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर। अब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है, तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। सर्टिफिकेट किस चीज़ का देना है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ का ना। दे ऑल्सो हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट ऑन ईयरली बेसिस, जिसमें वो ये इंश्योर करेंगे कि जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है दैट हैज़ बीन ड्यूली कंप्लाइड। एंड लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा ऑफ इट्स लिस्टेड कंपनी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी, प्लस सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कितने दिन के अंदर, विद इन 60 डेज। एंड यहाँ पे डायरेक्टर्स का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा दैट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। डन। सो विद दिस योर LODR चैप्टर रिविजन इज ओवर।